वेलकम बैक। हम आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान की सियासी सोच के हवाले से बात कर रहे थे। उनकी असिस्टेंट पॉलिटिकल सेक्रेटरी फौजिया वहाब साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उन्होंने जिक्र किया था कि जरदारी साहब की जो सियासी फ़लसफ़ा है उसमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि दरवाजे किसी पे बंद नहीं करने, सबको साथ लेके चलना है। और आज हम देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत हो, MQM सिंध में हो, ANP पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में सभी हों और सिंध में फंक्शनल तक हो, सबको और मुइज़ मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स आपने फ़ौज को दे दी हो, तो फिर कोई रह ही नहीं गया जो जरदारी साहब को चैलेंज करे। और अगर आप अमेरिका का सोच रहे हैं तो वहाँ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। तो मैडम अगेन मैं यही पूछूंगा आपसे, आप क्योंकि उनके करीब रही हैं, आप उनकी असिस्टेंट पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, तो हमें समझाएं, व्यूअर को समझाएं कि ये बीबी शहीद इतनी बड़ी फिगर थी लेकिन वो ना कर सकी पॉलिटिकली एटलीस्ट जो जरदारी साहब कर बैठे। एक्चुअली उन्होंने एक तो उनका फ़लसफ़ा ये है कि हमें सबको साथ लेकर चलना है, हमें किसी के ऊपर अपने दरवाजे बंद नहीं करने हैं। और वो कहते हैं कि जब तक हम जितने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स नहीं इन्वॉल्व करेंगे उस वक्त तक हम वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते जिसके हम सब लोग मुतलाशी हैं इतने सालों से। यानी ऑपोजिशन ना हो? नहीं, ऑपोजिशन हो लेकिन सबको इस बात का अंदाज़ा हो कि सबके स्टेक्स इसी सिस्टम में हैं। कोई ये ना कहे कि इस सिस्टम को तोड़ दिया जाए, इस सिस्टम को ना तोड़ा जाए। वो कहते हैं कि जब तक इस मुल्क में 2-3 इलेक्शंस अपने वक्त पे ना हो जाएं, 2-3 असम्बलियाँ मियाद अपनी पूरी मुकम्मल ना कर लें, उस वक्त तक जमहूरियत में वो मजबूती नहीं आ सकती। चाहे उस वक्त की कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, चाहे जितने भी क्रोनीज जान लगाने पड़े, चाहे जितने भी धुएं उठें करप्शन के बगैर इन्वेस्टिगेट हुए, जितने भी डिसीजंस आए जिनका जवाब ना देना पड़े उनको बस इग्नोर करते रहें, वो 4 टर्म्स चल जाएं। देखिए सबसे बड़ी कीमत तो वो इस शक्ल में अदा कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़ात की मुकम्मल तौर पर नफ़ी कर दी है। उनको लोग आते हैं, उनके मुंह पे बुरा भला कहते हैं, उनके ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगाते हैं उनकी। और वो उन तमाम बड़ी अच्छी बात की आपने। आप मुझे ये बताएं, खंडा पेशानी आप से एक चीज़ जानती होंगी और मुझे बताएं, ये मेरे लिए बड़ी जवाब तलब बात है कि जरदारी साहब जानते हैं कि उनकी बड़ी पावर्स हैं लेकिन वो मीडिया पे तमाम तर तनकीद मुझे लगता है होने देते हैं क्योंकि वो कहते हैं अच्छा इनका गुस्सा निकल जाए, जी गुस्सा निकल जाए इनका, ताकि रोडों पे तो ना निकलें, मुझे ना हटाएं। बिल्कुल नहीं, मुझे ना हटाएं नहीं, क्योंकि देखिए जो आवाम है ना ये हमारी बातों के थ्रू अपना गुस्सा निकाल देती है। नहीं वहीद साहब, उसके बाद चुप करके खाना खा के सो जाती है, अब वो खाने में कम हो ज़्यादा। वहीद साहब मुझे ना हटाएं इज नॉट द इशू, द इशू इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सिस्टम। ये तो उन्होंने मैनेज किया। He strongly believes if the system continues then we will all survive। और वो कहते हैं कि जब अगर सामने क्यों नहीं आते कभी? अगर सिस्टम को मुशर्रफ साहब कोई छींक मारता था तो वो झंडा लहराना शुरू हो जाता था और एक और भी बात याद रखिए, अगर खुदा न खास्ता ये सिस्टम नहीं सरवाइव करता है और हमने वो अदवार देखे जब ये सिस्टम नहीं था, तो ये क्या वो जो अल्टरनेटिव है, क्या डिड इट ब्रिंग अस सम डिविडेंड? नॉट एट ऑल, बट नवाज शरीफ सेड समथिंग एल्स। एक्सट्रीमिज्म पैदा हुआ हमारे मुल्क में, एक्सट्रीमिज्म पैदा हुआ हमारे सिस्टम में, है ना, तफरका पैदा हुआ हमारे सिस्टम में, अदम रवादारी पैदा हुई है। इन्होंने ये देखें, ये बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, ये बिल्कुल 100% इसमें दुरुस्त फरमा रही है कि ये जो आज एक्सट्रीमिज्म आप देख रहे हैं ना और जो अमेरिकन इंटरफियरेंस भी देख रहे हैं, ये सारा इसी वजह से है क्योंकि आपकी जो गवर्नेंस है और आपके जो सिस्टम्स हैं वो मजबूत नहीं हुए ओवर द इयर्स, लॉलेसनेस भी इसी वजह से। और ये कतई नज़र इस बात से कि जरदारी साहब की खुद का रवैया कोर्ट्स के हवाले से बहुत मनफी रहा मेरे ख्याल से, लेकिन इफ़ यू कंपेयर दैट, एंड दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग आई एम अबाउट टू से, इफ़ यू कंपेयर हाउ ही हैज़ बीन विद द कोर्ट्स विद हाउ मुशर्रफ वाज, how Nawaz Sharif was, how Bibi Shahid was, how Ziaul Haq was, how any one of them have been, Zardari Saab has been better. डिसीजन ये ले ले पाकिस्तानी अवाम कि उनका मुस्तकबिल या तो जरदारी साहब हैं या तालिबान है, ये आप कह रही हैं? मैं जरदारी साहब का नाम नहीं लूंगी, मैं यहाँ ये कहूँगी कि जमहूरियत है या तालिबान है, हमारे पास 2 रास्ते हैं। अच्छा, अगर और जमहूरियत में नवाज शरीफ काउंट नहीं करते?
क्योंकि जमहूरियत में बिल्कुल नवाज शरीफ साहब काउंट करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान काउंट करते हैं। नवाज शरीफ साहब नहीं, मौलाना फजलुर रहमान काउंट करते हैं तो तालिबान ही काउंट करती है ना फिर। नहीं, अब आप ये देखिए एक बात याद रखिए, तालिबान ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान को नहीं मानते हैं, तालिबान ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो आइन को नहीं मानते, वो सिस्टम को नहीं मानते हैं। जबकि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस सिस्टम का हिस्सा है, वो इस सिस्टम के एक इंतहाई अहम क्या कहते हैं रुकन है, पिलर है। मैं मोहित से डिसएग्री करता हूं इस पे। और वो बलूचिस्तान में जहां पर इंसर्जेंसी मुस्तकिल चलती रहती है वहां पर उन लोगों की नफी कर रहे हैं, इनके मदरसों में से ये जंगजू निकले हैं। आज भी कहते हैं, देखिए एएनपी सेक्युलर जमात है, फजलुर रहमान साहब के मदरसों से ये सब जंगजू निकले हैं। फजलुर रहमान साहब आज भी कहते हैं मैं सबसे आपकी बात करा देता हूं, आप दोस्ती तो करें। तो ये सतून है अगर हमारी रियासत का, तो ये रियासत है ना। He is the one who gets elected. We have to respect the mandate that he has. A lot of people get elected. We have to respect it. As long as somebody has the mandate of the people of Pakistan, he or she should be respected. उसको सुनने को नहीं, वो कहते हैं कि सदर जरदारी is the biggest threat to democracy because वो इतना नाम खराब कर रहे हैं डेमोक्रेसी का कि लोग उकता जाएंगे डेमोक्रेसी से और दुआएं करेंगे कि खुदारा फौज आ जाए। ये नवाज शरीफ साहब का कहना है। ये उनकी राय है और मेरे ख्याल में इसी वजह से तो आप जैसे लोग भी अब ये कह रहे हैं कि उनकी मकबूलियत में कमी आई है। ये उनका जो तकब्बुर, ये उनके अंदर का तकब्बुर सामने आ रहा है। और मुझे अफसोस की बात यह है कि जब इन्होंने ये बात कही कि जरदारी नेटवर्क हक्कानी नेटवर्क से ज़्यादा ख़तरनाक है, तो मुझे इस बात पर अफसोस हुआ कि इनके जो अपने पुराने ताल्लुकात थे अलकायदा से, हक्कानी नेटवर्क से, लाल मस्जिद से, वो सामने खुलकर आ गए हैं। इससे पहले भी मियां शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि आप लाहौर को स्पेयर कर दें, आप लाहौर पे ना अटैक करें। हमारे और जब हमारे और आपके नजरियात एक हैं तो हमारे और आपके दरमियान इतना नहीं कहा था मैंने, लेकिन एक चीज डिसाइड कर लेते हैं, ये डेंगी मच्छर पे और तालिबान के हवाले से सियासत नहीं करेंगे। अगर ये आप लोग डिसाइड कर लें तो बेहतर नहीं होगा कि जी आपको प्राइम मिनिस्टर खड़े होते हैं, पीटीवी का फर्ज है उन्हें दिखाना, तो वो दिखा भी रहा होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि पीएमएलएन की इस वक्त सबसे बड़ी जो परेशानियां हैं उसमें डेंगी का मच्छर है और इमरान खान है। मैडम 12 लोग दिन के जिस मर्ज की वजह से मर रहे हो उसको सियासत का हिस्सा तो नहीं बनाना चाहिए ना, टिट फॉर टैट का हिस्सा कि जी डेंगी का मर्ज है। ये हमने कब किया? आपके हम के अंदर यूसुफ रजा गिलानी शामिल नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी साहब बिल्कुल इसमें शामिल हैं, उन्होंने कभी भी डेंगी को इशू नहीं बनाया है। मैं बता रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए, एक अजीब और गरीब परसेप्शन पाया जाता है। और फिर उसके स्टेटमेंट पर हंसते हैं, हमारे बारे में कहते हैं कि हम ना अहल हैं, हम ना अहल हैं और हम बदउनवान हैं। ये दो चीज़ें हमारे ऊपर लगती हैं। और अपने बारे में वो कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं और सबसे ज़्यादा अहल हैं। अब आप मुझे बताइए कि इस वक्त पानी कहाँ खड़ा हुआ है? सिंध में खड़ा हुआ है या पंजाब में खड़ा हुआ है? लेकिन नवाज शरीफ भी सिंध में खड़े हैं। लेट मी कंप्लीट। सिंध में खड़ा हुआ है और वहाँ पर लोग जो हैं वो सड़कों पे आए हुए हैं। और वो जो तादाद है वो मैं नहीं कह रही हूँ, आप नहीं कह रही, इंटरनेशनल एजेंसीज ये कह रही हैं कि 50 लाख से 80 लाख के दरमियान लोग जो हैं इस पर अफेक्टेड हैं। लेकिन वहाँ आपने डेंगी फीवर का कहीं तस्करा सुना? मैडम ये देखिए मसलन आप मुझे ये बताइए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनएफिशिएंसी तो उनकी सामने आ रही है, हमने इस पे कोई सियासत की नहीं। मैडम इनएफिशिएंसी एक दरिया है जो सिंध के अंदर से जा रहा है, उसका एक बैंक फटा है पिछले साल, एक लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन है जिसको साफ करना चाहिए था, वो साफ नहीं हुआ। 70 लाख लोग अफेक्टेड हैं। ये आपका परसेप्शन है, इनएफिशिएंट है। पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो छोड़ दें। नहीं एक मिनट, देखिए एलबीओडी जो है उसके बारे में कहा जाता है कि इसमें इंतहा से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट था और ये इसकी पूरी की पूरी जो कंस्ट्रक्शन थी या कॉन्सेप्ट था वही गलत था और इसमें वहाँ के मुकामी लोगों को कंसल्ट नहीं किया गया था। ये तो एक इतना बड़ा वबाल हमारे लिए सामने आ रहा है। देयर आर सम सीरियस टेक्निकल प्रॉब्लम। अगर लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन नहीं होता तो ड्रेन ही नहीं होता, पानी बस खड़ा रहता। देखिए मैं उसकी टेक्निकलिटी से बात नहीं करता, ये बातें भी मैंने पढ़ के और मुझे जो लोग जमींदारी करते हैं वहाँ पे उनसे बात करके मुझे थोड़ी बहुत समझ आई है कि दरियाए सिंध का एक साइड थोड़ी नीची, एक साइड थोड़ी ऊंची, तो लिहाजा जो नीची वाली तरफ थी उसको तो पिछले साल ही तबाही हो गई। सीधे हाथ वाली साइड जो है वो इस साल तबाह हो गई क्योंकि बारिश जो है वो खड़ी हो गई। और देखें ड्रेनेज नेटवर्क
ये कोई 2010 में कल खुदा की कुदरत, ये तो जमीन अल्लाह ने बनाई है ना, मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप अगर नेग्लिजेंस 12 आदमियों का डेंगी, सही कह रही है, नेग्लिजेंस है, मच्छरों के खिलाफ स्प्रे होना चाहिए था, लेकिन खुदा के वास्ते ये भी माने 70 लाख लोग अफेक्टेड हैं, ये आपके लिए नेग्लिजेंस है। वहां पंजाब में हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, पंजाब में आपने जो सियासत की देखिए, अगर ये नेग्लिजेंस है कि 1 दर्जन लोग एक दिन में पंजाब में मौत का शिकार हो रहे हैं क्योंकि एक मच्छर नहीं कंट्रोल हो रहा, तो ये भी नेग्लिजेंस है कि 70 लाख लोग एक सैलाब के बाद दूसरा सैलाब आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि या बारिशें ज़्यादा हो गई, ये नहीं कह रहा कि सबको बचा लेना चाहिए था, थर्ड वर्ल्ड मुल्क है, लेकिन मैडम जिस मुल्क के अंदर गाड़ियों के मुझे बताइए 100 काफिले होते हैं, 3.5 साल में कुछ डैम की तरफ पेशरफ्त हो सकती है। डैम नहीं बन सकता 3.5 साल में, लेकिन में थोड़ा वक्त लगता है। कोई पेशरफ्त तो होती है, पेशरफ्त हुई है, अब हुई है, नहीं बिल्कुल हुई है। ये पिछले 3 साल से इस पे काम हो रहा था। इसमें दियामिर भाषा डैम है, मेरा पॉइंट एक्चुअली है ये कि आप देखें, मिस गवर्नेंस की बात हो रही है, आप करप्शन की बात हो रही है, आपने जिस तरह खुद का अहलियत की बात हो रही है, हर चीज की बात हो रही है, लेकिन साथ ही साथ एक और बात हो रही है कि जरदारी साहब 5 साल के लिए फिर री इलेक्ट हो रहे हैं। ये समझाएं, मैं असल में आज बैठा हूं ये समझने के लिए जी। ये पीएचडी मुझे करवा दें यहाँ कि मैं समझ जाऊं। ये यहाँ उनकी बुर्दबारी सामने आ रही है, यहाँ पर उनकी समझदारी सामने आ रही है, और वो जो उनका नजरिया है कि मफाहमत में हमारा रास्ता है, मफाहमत में हमारी निजात है। उन्होंने, मैंने आपसे कहा ना कि उन्होंने अपनी जात की नफी की है, उन्होंने उन तमाम चीजों को पसेपुश डाल दिया जिसमें नहीं, अपनी ईगो को खत्म किया है, अपनी अना को उन्होंने खत्म किया है, खत्म किया है। आपको याद नहीं है स्ट्रेटजी के तहत या मुल्क की खातिर? मुल्क की खातिर सियासी स्ट्रेटजी भी तो बड़ी जबरदस्त है। देखिए, उन्होंने क्या मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ने क्या क्या नहीं उनके ऊपर कहा, लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया? मौलवी साहब, उन्होंने किस है मौलवी साहब की किसी चीज पे जवाब दिया? जरदारी साहब की स्पीच थी, मैडम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। किसी एक का जो तनकीद जो उनकी जात पर था, किसी एक पर उन्होंने जवाब दिया? मौलवी साहब मौलवी साहब का उन्होंने नवाज शरीफ साहब को जो है वो एड्रेस करते हुए उनको मौलवी साहब कहा था। लेकिन एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं सेनेट के इलेक्शंस तक की सियासत की, पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून की सियासत की, लेकिन जरदारी साहब की सियासी सोच के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि सियासत की बात करें, क्योंकि उनकी सियासी सोच समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सबसे बड़े प्लेयर हैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में। और लगता यही है कि जो लोड शेडिंग के बाद नवाज शरीफ साहब एक तहरीक चलाने वाले थे, और जाहिर है वो कामयाब तहरीकें इन द रीसेंट पास्ट चला चुके हैं, जजेस की तहरीक, लेकिन उसकी हवा एक दिन में लगता है जरदारी साहब ने निकाल दिया। ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर वार करेंगे, लेकिन हम फौजिया वहाब जो कि असिस्टेंट पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं आसिफ अली जरदारी साहब की, उनसे समझेंगे कि ये सियासी सोच जो जरदारी साहब की है अब सेनेट इलेक्शंस तक किस तरह पीपीपी को लेकर जाएगी। एक ब्रेक के बाद।